हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थीम ऑफ डेथ एंड द गुड सिटीजन इस विषय को लेकर के। इसका नोट्स लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे और नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पीडीएफ का भी लिंक दे दिया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जाकर के आपको सारा पीडीएफ इसका जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट हर एक स्टैंजा को, एक नोट को मैं स्टैंजा बाय स्टैंजा समझाता जाऊंगा कि संक्षेप में क्या उसमें लिखा हुआ है। ओके, और ये जो ब्लू लाइंस है ना, ब्लू लाइंस को थोड़ा सा समझिएगा। ये ब्लू लाइन सबके लिए नहीं है, क्योंकि पूरा जो आपका नोट्स है वो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप ब्लू लाइंस को भी इंक्लूड करके लिखोगे तो। ठीक है, ये ब्लू लाइंस स्पेशल है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जो अपना नोट्स को बहुत इनरिचिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एकदम 10 में से उनको मतलब 8.5-9 तक मिले, ठीक है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल लाइन मैंने ऐड किया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वहीं वो ब्लू लाइन्स है। तो आप चाहे तो उसमें से पढ़ करके जो आपको मन करे आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी नोट्स भी लिखोगे तो चल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है कि डेथ एंड गुड सिटीजन, ये जो पोएम है, ए.के. रामानुजन का बहुत फेमस पोएम है। ये एक आइडिया जो है, किस आइडिया को ये पेश कर रहा है अपना पूरा पोएम का थ्रू, कि ह्यूमन लाइफ का जो रिसाइकलिंग है, ठीक है, यानी ह्यूमन लाइफ नेचर से क्रिएट होता है, फिर अल्टीमेटली डेथ का बाद वो जाके मिलता भी है वही नेचर में। तो नेचर से शुरू, नेचर में अंत। तो ये जो नेचर से उसका एक जुड़ाव है, एक जो रिश्ता है, एसिमिलेशन एंड गोइंग बैक, इस चीज़ को डेथ एंड गुड सिटीजन में बताया गया है। ओके, फिर उन्होंने इस पोएम में एक सटायर किया है। किस चीज़ पे सटायर किया है? मॉडर्न सिटी लाइफ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉडर्न सिटी लाइफ जो है वो काफ़ी यूटिलिटेरियन माइंडसेट का है। यूटिलिटेरियन इन द सेंस कि बस जो चीज़ का मुझे यूज़ होगा उसी चीज़ को मैं तवज्जो दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा, बाकी चीज़ का कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ का या हर इंसान का वैल्यू उसका यूजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको आप जितना यूज़ कर सकते हो उसका उतना ही वैल्यू, बस यूजेबिलिटी छोड़कर और कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, इमोशंस का कोई कदर नहीं है। यह है यूटिलिटेरियन माइंडसेट। मॉडर्न सिटी लाइफ में यूटिलिटेरियन माइंडसेट है, नेचर का प्रति कोई ख्याल नहीं, इमोशंस का प्रति कोई कदर नहीं, कल्चर का प्रति कोई कदर नहीं। ठीक है, ये एक बात है। और इस पोएम में उन्होंने क्या किया है, दोनों रिलीजन का उन्होंने कंपैरिजन किया है, दोनों कल्चर को उन्होंने कंपैरिजन किया है, एक क्रिश्चियनिटी का और एक है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म जो वो खुद बिलोंग करते हैं, और क्रिश्चियनिटी को भी उन्होंने काफ़ी एक्सपोजर किया है, क्योंकि वो अपने टाइम के, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के काफ़ी वक्त उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में गुजारा है, उन्होंने यूएस में गुजारा है। ठीक है, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न जो माइंडसेट है उनको भी काफ़ी नज़दीक से देखा है। और क्योंकि वो खुद एक हिंदू ब्राह्मण है तो उनको हिंदुइज्म के बारे में पता है, इंडियन कल्चर के बारे में पता है, एक ओरिएंटलिज्म के बारे में पता है। तो ये दोनों का जो एक तरीके से कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, और उसका थ्रू वो अपना हिंदुइज्म और अपना इंडियन बिलीफ को सुपीरियर साबित कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो पूरा पोएम है, इसको हम लोग, इसका जो थीम है ना, जो मेन थीम क्या है कि रिसाइकलिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड गोइंग बैक टू नेचर। ठीक है, यही इसका मेन थीम है, लेकिन इसको 3 अलग अलग अंदाजों से रामानुजन ने एक्सप्रेस किया है। कौन वो 3 अलग अंदाज है या कौन वो 3 अलग व्यू पॉइंट है? सबसे पहला है अ मॉडर्न मैन विद अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, नहीं, यानी एक जो मॉडर्न डे आदमी है, इंसान है, उसका जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है, मतलब हर चीज़ को वो भोग करने का तहत देख रहा है, हर चीज़ को वो यूज़ करने का तहत देख रहा है, सब चीज़ बस मटेरियल है एक। ठीक है ना, तो ये एक जो उसका वर्ल्ड व्यू है, ठीक है, कंजम्पशन रिलेटेड, ये एक तरीका हो गया। इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पॉइंट को देखा है। द क्रिश्चियन थियोलॉजी एंड हिंदू बिलीफ, ठीक है, तो एक हो गया आपका क्रिश्चियन थियोलॉजी यानी क्रिश्चियनिटी का जो बिलीफ है, और तीसरा व्यू पॉइंट क्या होगा, हिंदुइज्म का क्या बिलीफ है। तो ये तीनों एंगल से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तीनों एंगल को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, और ये तीनों एंगल को ही वो एक एक बार करके किस चीज़ के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं, नेचुरलिस्टिक व्यू पॉइंट के साथ, कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो द रूल ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है, दैट इज अनमिस्टेकेबल। ठीक है, उसका साथ उन्होंने एक एक बार करके ये तीनों व्यू पॉइंट को कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा पोएम का थ्रू आउट है किस चीज़ का, जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन एंड एसिमिलेशन है, ये मेंटेन हुआ है। छोटा 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 घटनाओं के थ्रू वो दिखाते रहे हैं कि कैसे नेचर गढ़ता है, कैसे नेचर क्रिएट करता है, कैसे नेचर उसी को विनाश करता है, और इसका थ्रू एक साइकिल मेंटेन होता है, एक बैलेंस मेंटेन होता है। ओके, तो अब जो पहला व्यू पॉइंट है कि मॉडर्न सिटी लाइफ को क्रिटिसाइज करना, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे किया है। कि ओपनिंग स्टैंजा में वो बताते हैं
एक कन्वर्सेशन का मोड में वे चलता है, ठीक है, कि एक मॉडर्न सिटी ड्वेलिंग मैन के साथ, शहर में रहने वाला एक इंसान के साथ वो जैसे बातचीत कर रहे हैं। तो क्या बातचीत हो रहा है कि मॉडर्न मैन उसको बोलता है कि उसका शहर में जो सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है, कि म्यूनिसिपैलिटी का लॉरी आता है और कलेक्ट करके ले जाता है ह्यूमन एक्सक्रीशन, यानी जो भी हम लोग स्टूल वगैरह करते हैं, ठीक है, बाथरूम जाते हैं, उसको वो क्या करता है, ठीक है, वो तो आपका मतलब वेस्ट हो गया, तो उसको लेके जाने का सिस्टम किसका है, म्यूनिसिपैलिटी का लॉरी आता है, लेके जाता है, और कहाँ जाता है, म्यूनिसिपल गार्डन में उसको लेके जाता है। क्यों म्यूनिसिपल गार्डन में उसको लेके जाता है, क्योंकि इसको वो एज ए बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज़ करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन एक्सक्रीट है, ठीक है, जो स्टूल है, वो बहुत ही अच्छा जैविक सार है, ठीक है। उस सार का अगर आप प्रयोग करोगे तो बहुत बढ़िया फसल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए म्यूनिसिपल गार्डन में जो ऑरेंज उगा हुआ है ना, वो ऑरेंज काफ़ी शाइनी है, ठीक है, वो ऑरेंज काफ़ी प्लम्प है, काफ़ी बढ़िया ऑरेंज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको ये स्टूल एज अ फर्टिलाइजर मिला है। और यहीं का थ्रू वो एक प्रमाण दिखाना चाहते हैं कि ये ऑरेंज, अच्छा, एक टर्म उन्होंने यूज़ किया है प्रिटर नेचुरल ऑरेंज, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द माइंडफुल यूज ऑफ द टर्म प्रिटर नेचुरल। प्रिटर नेचुरल का मतलब होता है कि जो नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, मोर देन नेचुरल, सुपीरियर देन नेचुरल, ठीक है। तो ऑरेंज को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बताया गया है, क्योंकि उसने वो जो नेचुरल खाद उसने रिसीव किया है, इसी वजह से उसका जो एक्स्ट्रा शाइन है, एक्स्ट्रा ग्लो है, एक्स्ट्रा जो क्वालिटी है, वो उसी वजह से आया है। तो ये एक मैसेज है कि मॉडर्न सिटी लाइफ में जो नेचर को इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है, और कितना आयरॉनिकल बात है कि मॉडर्न सिटी लाइफ, ठीक है, अपना फायदा के लिए लेकिन नेचर को यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो नेचर को यूज़ नहीं कर रहा है, अगर वो नेचर को यूज़ नहीं करता तब तो वो खाद बना करके ह्यूमन एक्सक्रीटर को एज अ खाद यूज़ नहीं करता अपना बढ़िया ऑरेंज ग्रो करने के लिए। तो वो नेचर को एक तरीके से शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे अपना फायदा है वहाँ पे ले रहा है, जहाँ पे नेचर का फायदा है वो नहीं देख रहा, नेचर का वो एकदम डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इसी का अगेंस्ट में है रामानुजन। वो यही बोलना चाहता है कि ठीक है, तुम डेवलपमेंट करो, टेक्नोलॉजी लाओ, कोई बात नहीं, लेकिन नेचर का भी ध्यान रखो। नेचर से बेहतर कोई रेमेडी नहीं, नेचर से बेहतर जीने का कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। इसके आगे वो क्या बोलते हैं, अब वो क्रिटिसाइज करके मॉडर्न सिटीजन को क्या बोलते हैं, गुड एनिमल येट परफेक्ट सिटीजन, ठीक है, कि वो लोग एकदम बहुत ही आदर्श नागरिक है, लेकिन क्या है, बहुत ही बढ़िया जानवर भी है। ये कहने का क्या मतलब हो, ये थोड़ा सा वो सटायराइज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम लोग इंसान खुद को बोलते तो हो, लेकिन जानवर जैसे हो गए हो, अपना बुद्धि को काम में नहीं लगा रहे हो, ठीक है। इतना रूल जो तुम लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो, जैसे म्यूनिसिपैलिटी बता रहा है, जैसे प्रशासन बता रहा है, जैसे मॉडर्न सिटी लाइफ तुमको सिखा रहा, कि तुम उसी को फॉलो किए जा रहे हो बिना सोचे कि नेचर क्या कहता है, नेचुरल लॉ क्या है, किस चीज़ से हम लोग का अच्छा होगा नहीं होगा, वो बिना सोचे समझे फॉलो करते जा रहे हो। तो जानवर और तुम्हें फ़र्क ही क्या रह गया, है ना। और चलो कम से कम जानवर ही बनना है तो जानवर लोग तो नेचर का ख्याल रखते हैं ना, तो तुम तो जानवर भी सही से ठीक से नहीं बन पा रहे हो, ठीक है। ये इतना डीप उनका क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना। फिर वो क्या बता रहे हैं, फिर वो रिमाइंड कर रहे हैं कि यू आर बायोडिग्रेडेबल, यू डू रिटर्न टू नेचर, यानी कि तुम बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा चीज़ जो नेचर में खुद से ही डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, मतलब नेचर के साथ मिक्सअप हो जाता है। और कुछ कुछ चीज़ होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे पॉलीथीन या प्लास्टिक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये आपका डिकम्पोज नहीं होता, ये नेचर के साथ मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है, ये नेचर को पोल्यूट कर देता है। तो तुम जो हो, मतलब इंसान जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, इंसान का मौत का बाद इंसान का जो देह रहता है, उसका जो अवशेष रहता है, वो नॉर्मल प्रोसेस में ही मिट्टी में मिल जाता है या नेचर के साथ एसिमिलेट हो जाता है। तो तुम जब तुमको जाना लौट के नेचर के पास ही है, तो क्यों तुम नेचर को अपमान कर रहे हो, इस चीज़ को समझो, ठीक है। फिर वो अब आ जाता है ऑर्गन डोनेशन का एक वो प्रसंग में, क्या बोलते हैं कि इंसान का जो ऑर्गन है वो नेचुरल लॉ क्या है कि जिसका ऑर्गन है उसी का देह में रहेगा, है ना। मेरा हाथ है तो मेरा ही शरीर में रहेगा, मेरा आँख है तो मेरा ही शरीर में रहेगा, है ना। लेकिन आजकल आदमी क्या कर रहा है, ऑर्गन डोनेशन कर दे रहा है, लिम्ब ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, ठीक है, एक का किडनी दूसरे के शरीर में, एक आँख दूसरे का शरीर में, ठीक है। फिर किसी का मान लीजिए कि मृत्यु होने के बाद उसको सर्जरी कर दिया जा रहा है, पोस्टमार्टम कर दिया जा रहा है, ठीक है।
तो मतलब एक तरीके का यहाँ पे नेचर को वायोलेट किया जा रहा, कि एकदम मशीन जैसा ट्रीट किया जा रहा। तुम इसको नेचुरल ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर ही नहीं रहा, ह्यूमन बॉडी को एक मशीन ट्रीट किया जा रहा है। मशीन का जैसे कोई ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर किया जाता है, उसको पुर्जे को तोड़ ताड़ के निकाल करके रिपेयरमेंट किया जाता है। ठीक वैसे ही इंसान का बॉडी पार्ट को भी एक इंसान से निकाल करके दूसरा इंसान में लगा दे रहा है। अब ये समझना चाहिए कि ये नेचर के अगेंस्ट है, ठीक है ना। ये एक जो बॉडी पार्ट है वो जब दूसरा इंसान का शरीर में जाएगा तो उसको काफ़ी अकेला फील होगा, उसको काफ़ी अननोन फील होगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि अब हिंदू फ्यूनरल रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मृत्यु के बाद क्या क्या प्रक्रिया होता है, क्या क्या अनुष्ठान आचार रीति रिवाज होता है जो हिंदुइज्म में फॉलो किया जाता है। हिंदुइज्म में क्या चलता है, क्रिमेशन चलता है, यानी जला देना, शवदेह को दाह कर देना, जला देना। तो इस चीज़ को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या इस चीज़ को एक तरीके से लॉजिकली प्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस फॉल्स इन लाइन विथ नेचर्स लॉ। क्यों? क्योंकि जला देने से क्या होता है कि शरीर मिट जाता है और वापस वही नेचर में चल जाता है जहाँ से वो आया था। लेकिन अगर तुम उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, काटो, उसको अलग करो, उसको ट्रांसप्लांट कर दो, तो तब तो वो क्या हो रहा, तब तो वो घुट जा रहा है ना, तब तो वो बंद हो जा रहा, तब तो वो ओपनली मिक्स नहीं हो पा रहा। तो यही हिंदुइज्म का ब्यूटी है, और वो खुद को बहुत प्राउडली एज अ इंडियन वो ट्रीट करते हैं, समझते हैं इस बात का वो गर्व महसूस करते हैं कि कम से कम उनका जो ट्राइब है, उनका जो कम्युनिटी है, वो ऐसा रीति रिवाज से फॉलो करता है जो नेचर को मान के चलता है, जो आजकल का मॉडर्न मैन जैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या बता रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि एक कोटेशन है, दे विल क्रिमेट मी इन संस्कृत एंड सैंडलवुड, हैव मी स्टेरिलाइज्ड टू अ स्कैटर और ऐश, यानी वो मुझे संस्कृत मंत्र उच्चारण करके और चंदन में वो मुझे मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, ठीक है। और स्टेरिलाइज टू स्कैटर और ऐश, और आखिरकार दाह करने के बाद क्या बच जाएगा, थोड़ा सा जो ऐश बच जाता है, ठीक है, जो छाई बच जाता है, तो वो एक तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो गया, यानी वो एक प्यूरिफिकेशन हो गया। खास करके फायर को बहुत, और ये सिर्फ इंडियन मिथोलॉजी के हिसाब से नहीं, ये आप देखिएगा क्लासिकल एक ये बहुत पुराना एक इमेज है कि फायर को एक प्यूरिफाइंग एजेंट ट्रीट किया जाता है, कि फायर के थ्रू जो भी अंडरगो करता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल, सब चीज़ प्यूरिफाई हो जा रहा है फायर के थ्रू, जैसे स्टेरिलाइज हो जा रहा है, ठीक है। जो भी मॉडर्न सिटी लाइफ का इम्प्योरिटीज उसमें लगा था, सब स्टेरिलाइज हो जा रहा है, और उसको आखिर में एज अ प्योर चीज़ रिटर्न किया जा रहा है। तो इस चीज़ पे वो काफ़ी मतलब खुद को प्राइड ले रहे हैं। आखिरी स्टैंजा में वो किस चीज़ पे आते हैं, वो क्रिश्चियनिटी का फ्यूनरल राइट्स में आते हैं, कि कैसे क्रिश्चियनिटी में क्या क्या रीति रिवाज है, और वो हिंदुइज्म से कैसे अलग है, और कैसे वो नेचर से भी अलग है। इसमें क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि कॉफिन में बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब कॉफिन में बंद कर देने से क्या होता है कि वो डायरेक्ट आपका हवा का संस्पर्श में आ नहीं पाता है, ठीक है, डायरेक्ट नेचर में वो डिकम्पोज हो नहीं पाता, एक तरीके से वो पिंजरे में कैद हो जाता है। जैसे लगता है कि एक स्टील के पिंजरे में उसको कैद कर दिया है, तो जिंदगी भर तो वो एक पिंजरे में कैद था ही, मॉडर्न सिटी लाइफ का रूल्स एंड रिचुअल्स का पिंजरे में कैद था। जिंदगी के बाद भी वो नेचर में लौट नहीं पा रहा, क्योंकि उसको कॉफिन में बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किया गया है, जैसे पेस्टिसाइड्स, स्टील ट्रैप, पार्लर वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ वर्ड ऐसे यूज़ किया गया है जिससे क्रिटिसाइज किया गया हो कि देखो तुम पिंजरे में कैद हो, मरने के बाद भी तुमको आज़ादी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि जो तुम्हारा वेपर्स है, ठीक है, जैसे जला देने से क्या हो जाता है कि शरीर का कोई भी अंश और बचा नहीं रहता, सब उड़ जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम बंद करके रखे हो एक पिंजरे में, स्टील का एक केबिन में कैद करके रखे हो, तो शरीर में से जो ऊर्जा आ रही है, जो वेपर आ रहा है, जो डिकम्पोज शरीर अपने आप में कैद जो हवा है, जैसे वो हवा ही उस बॉडी को पूरा निगल जा रहा है। तो ये एक तरीके से डेरोगेटरी सेंस में यूज़ किया गया है, ओके। फिर वो नेक्स्ट बताते हैं कि उनका एक ख्वाब है, उनका एक ख्वाहिश है। क्या वो ख्वाहिश है कि वो दोबारा यही कल्चर में आना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ कल्चर वर्ड का एक वर्ड प्ले किया गया है, यहाँ पे डबल मीनिंग है।
कल्चर वर्ड का एक मीनिंग तो है जो संस्कृति, जो हम लोग सब जानते हैं, कल्चर, जो जिस कल्चर में पला बड़ा होता है, ठीक है। तो एक उनको अपना कल्चर का प्रति बहुत प्यार है, ठीक है। एक तो क्योंकि वो उनका अपना है, ठीक है, और दूसरा क्योंकि वो नेचर का लॉ के साथ एक ही साथ पढ़ता है, उसको फॉलो करके चलता है, नंबर वन। कल्चर वर्ड का दूसरा मतलब होता है कि एक प्लांट का कोई हिस्सा काट करके, ठीक है, उसको दोबारा बो देना, ठीक है, ताकि उससे दोबारा वो उग सके, ठीक है। तो इसको भी कल्चर, प्लांट वाला इशू क्यों आया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा यही संस्कृति में पैदा हूँ जहाँ पे मेरा शरीर को मेरा मृत्यु के बाद नेचर के साथ मिलने में, फ्रीली मिलने में अलाउ किया जाता है, ताकि मेरा शरीर का जो अवशेष है वो फिर से कोई फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ हो सके और इससे कोई जैस्मिन या फिर कोई ब्रिंजल, एग प्लांट, ये सब फिर से उग सके। तो ये क्या हुआ कि एक लाइफ का एंड हो रहा, उसी से दूसरा लाइफ का शुरुआत हो रहा। तो एक तरीके से लाइफ का जो साइकिल है वो कहीं रुक नहीं रहा, नेचर का जो रिदम है वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। एक तरीके से ये एक इमोर्टैलिटी के सेंस को भी समझाता है कि वो अपना जो मनुष्य देह है उसका तो मृत्यु हो गया, लेकिन उसका जो एक अवशेष है वो फिर कोई पेड़ का हिसाब से वो फॉर्मुलेट हो रहा, कोई वो फूल का हिसाब से हो रहा, ठीक है, कोई कभी वो आपका ऑरेंज के हिसाब से हो रहा। तो कोई ना कोई फॉर्म में आप दुनिया में हमेशा रह जा रहे हो। तो एक तरीके से आप अमरत्व हासिल कर लिए, इमॉर्टैलिटी हासिल कर लिए। तो ये भी एक छोटा सा यहाँ पे हिडन मीनिंग है। ओके, तो फाइनली कंक्लूजन जो है उसमें बताया जाता है कि इसी तरीके से तीनों व्यू पॉइंट के सहारे वो रामानुजन समझाते हैं कैसे रिसाइक्लिंग। एक इमेज यहाँ पे दिया जाता है कि डेथ का बाद ह्यूमन बॉडी को दोबारा रिटर्न टू नेचर होना, ठीक है, और नेचर के साथ ह्यूमन्स का जो एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन है उसको इंटैक्ट रखना। मॉडर्न सिविलाइजेशन का वजह से जो इसमें करप्शन आया है, जो नेचर को इग्नोर हम लोग कर रहे हैं, वो नहीं करना। तो ये चीज़, ये थीम को बहुत ही बखूबी से तीनों स्टैंजा में बढ़िया से समझाया गया है। ओके, तो यही था नोट्स। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी नोट्स का वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है, और पीडीएफ लिंक में दिया हुआ है, उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड मोर वीडियोज आर कमिंग अप, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।